हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था एसिड्स के बारे में और एसिड की प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं बेस के बारे में, लेकिन थोड़ी सी चीजें अभी हम लोग एसिड के बारे में जानेंगे यहाँ पे और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कि बेस क्या चीज है और बेस की प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो थोड़ी सी चीजें जो एसिड्स के बारे में जाननी है वो क्या चीज है। सबसे पहली चीज जो हम लोगों ने प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि एसिड्स आर गुड कंडक्टर। एसिड्स जो होते हैं वो अच्छे कंडक्टर होते हैं। तो हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा भी था कि एसिड्स कंडक्टर क्यों होते हैं, क्या कारण है कि एसिड्स कंडक्टर होते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि जितने भी एसिड्स होते हैं, जितने भी एसिड्स हैं, ये सभी एसिड अपने एक्वस सॉल्यूशन में आयनाइज होते हैं और आयंस बनाते हैं। तो आयंस जो होंगे ये चार्ज कैरियर होंगे। आयंस ही चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करते हैं, जिसकी वजह से एसिड्स जो हैं वो कंडक्टर होते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कोई भी एसिड बिना वाटर के काम नहीं करती है। जब तक कोई भी एसिड में हम पानी नहीं मिलाएंगे तब तक वो अपने एसिडिक प्रॉपर्टीज को शो नहीं करती है। तो एसिडिक प्रॉपर्टी को शो कराने के लिए हमें वाटर को मिलाना जरूरी होता है। जैसे अगर हम लोग देखें तो कोई भी एसिड डू नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस। द कलर ऑफ ड्राई लिटमस, एसिड जो होती है वो ड्राई लिटमस के कलर को चेंज नहीं करती है। तो इसका रीजन क्या है? क्या रीजन है कि एसिड ड्राई लिटमस के कलर को चेंज नहीं करती है? तो एसिड शोज इट्स प्रॉपर्टी, एसिड शोज इट्स प्रॉपर्टी ओनली in the presence of water। एसिड्स जो होगी वो अपनी प्रॉपर्टी को केवल वाटर की प्रेजेंस में ही शो करती है। क्यों? बिकॉज एसिड्स आयनाइज इन वाटर and produces हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन। एसिड जो है वो वाटर में ही आयनाइज होती है और हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करती है। तो जब तक हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस नहीं होंगे, जब तक नहीं प्रोड्यूस होंगे तब तक ये एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेगा। तो ड्राई लिटमस के अंदर क्योंकि कोई वाटर होता नहीं है और अगर उसके ऊपर एसिड हम डालेंगे तो एसिड आयनाइज नहीं होगी, यानी हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन नहीं बनाएगी। और जब हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन नहीं बनेगा तो एसिडिक प्रॉपर्टी नहीं आएगी, तो ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट नहीं होगा या कोई भी लिटमस जो होगा वो कलर चेंज नहीं करेगा। इसलिए एसिड के एसिडिक बिहेवियर को शो करने के लिए उसका आयनाइज होना जरूरी है, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करना जरूरी है। तो हाइड्रोजन आयन तभी प्रोड्यूस होगा जब एसिड को हम वाटर के साथ मिक्सअप करते हैं। और लास्ट थिंग कि ऑल एसिड्स हैव हाइड्रोजन बट all substances having hydrogen are not acids। जितने भी एसिड्स हैं उन सब में हाइड्रोजन होते हैं, सब में हाइड्रोजन होते हैं। जितने भी एसिड है, चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड हो या फिर वीक एसिड हो। जैसे HCl की बात करें तो इसमें हाइड्रोजन है, सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो इसमें भी हाइड्रोजन है, अगर हम लोग नाइट्रिक एसिड की बात करें तो इसमें भी हाइड्रोजन है, अगर हम लोग कार्बोनिक एसिड की बात करें तो इसमें भी हाइड्रोजन है, एथेनोइक एसिड की बात करें तो इसमें भी हाइड्रोजन है, मेथेनोइक एसिड की बात करें तो इसमें भी हाइड्रोजन है, ऑक्सैलिक एसिड की बात करें तो इसके अंदर भी हाइड्रोजन है। अगर हम लैक्टिक एसिड की बात करें,
लैक्टिक एसिड की बात करते हैं तो इसके अंदर भी हाइड्रोजन है, इन सब के अंदर हाइड्रोजन है, ये सब एसिड्स हैं। लेकिन अन्य सभी सब्सटेंसेस, जैसे अगर हम लोग मान लो कि फॉर्मेल्डिहाइड की बात करें तो इसके अंदर भी हाइड्रोजन है, लेकिन ये एसिड नहीं है। अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो इसके अंदर भी हाइड्रोजन है, लेकिन ये एसिड नहीं है। तो जितने भी सब्सटेंसेस हैं जिसके अंदर हाइड्रोजन है वो सभी एसिड नहीं होते हैं, लेकिन जितने भी एसिड्स हैं उन सभी एसिड्स के अंदर हाइड्रोजन होते हैं। तो इसका रीजन क्या है? क्योंकि जितने भी एसिड हमने आपको बताई यहाँ पे, इन सभी एसिड्स के हाइड्रोजन जो हैं वो आयनाइजेबल हैं, ये आयनाइज होते हैं, ये आयनाइज होते हैं, ये एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए ये एसिड्स हैं। लेकिन ये चीजें जो हमने आपको बताई अभी, इसमें हाइड्रोजन तो है, लेकिन ये हाइड्रोजन अपने एक्वस सॉल्यूशन में आयनाइज नहीं होता है, और आयनाइज ना होने के कारण ये एसिड नहीं है। यानी ग्लूकोज जो है वो एक्वस सॉल्यूशन में कभी भी हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस नहीं करता है। तो जब हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस नहीं करेगा तो ऐसे में ये एसिड नहीं है। फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस नहीं करता है, इसलिए ये एसिड नहीं है। अगर हम लोग अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल भी जो है वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस नहीं करता है, और हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस जब नहीं करेगा तो एसिड नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी एसिड को डिटरमिन करने के लिए उसके अंदर हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करना आवश्यक होता है। अगर कोई भी सब्सटेंस अपने एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है तो वो एसिड है। अगर वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस नहीं करता है, हालांकि उसके कंपाउंड में हाइड्रोजन है लेकिन वो आयनाइज नहीं होता है, तो वो एसिड नहीं है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो सभी एसिड्स के अंदर हाइड्रोजन आयन का प्रोड्यूस होना होता है, लेकिन सभी कंपाउंड्स जिसमें हाइड्रोजन होते तो हैं लेकिन वो आयनाइज नहीं होते हैं, इसलिए वो एसिड नहीं होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि व्हाट थिंग इज कॉमन अमंग ऑल द एसिड्स? तो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन इज कॉमन अमंग ऑल एसिड्स। सभी प्रकार के एसिड्स में जो सबसे कॉमन चीज है वो है हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन। तो हाइड्रोजन आयन जब प्रोड्यूस होगा तो एसिड जो है वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा। इसका एक सीधा सा एग्जांपल है, आप घर पे भी देख सकते हो कैसे करके। कोई भी खराब एक कपड़ा ले लीजिए, उस खराब कपड़े को आप अपने इन्वर्टर की बैटरी, जो इन्वर्टर की बैटरी के टर्मिनल्स होते हैं या जहां पे आप इन्वर्टर की बैटरी में पानी डालते हैं वहां कुछ जो है वो गीला गीला रहता है, थोड़ा मॉइस्ट रहता है, आप उस कपड़े से उसको पोंछ दीजिए और फिर कपड़े को देख लीजिए, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। लेकिन उसी कपड़े को ले जाके आप नल पे धोइए तो तुरंत जहां जहां वो मॉइस्चर लगा होगा वहां वहां छेद हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही वाटर पड़ा उसके ऊपर, जो एसिड उसके अंदर थी, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होती है, बैटरी के अंदर भरी जाती है, वो एसिड जो है एक्टिव हो गई, उसने हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस किया, और हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होने की वजह से एसिड की प्रॉपर्टी आई। एसिड क्रोसिव नेचर का होता है, कपड़ों को जला देता है, स्किन को जला देता है। तो इस तरह से जब तक वाटर नहीं मिलेगा हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस नहीं होंगे और एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेगा। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब हम लोग बात करेंगे बेस के बारे में। बेस क्या चीज है, बेस किसे कहते हैं, बेस की प्रॉपर्टी क्या होती है, एल्कलीज क्या होते हैं, एल्कलीज किसे कहते हैं। हम लोग इस चैप्टर में जितनी भी बेसिस की बात करेंगे वो सारे के सारे बेसिस एक्चुअल में एल्कलीज ही होते हैं। तो हम लोग रियल में एल्कलीज की बात करेंगे, जो वाटर सोल्युबल बेसिस होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, एल्कलीज कहते हैं। तो आइए बात करते हैं बेसिस के बारे में। बेस को डिफाइन कैसे कर सकते हैं? बेस क्या चीज है बेस? तो क्लासिकल कॉन्सेप्ट, जैसे हम लोगों ने एसिड का पढ़ा था, वैसे बेस का भी क्लासिकल कॉन्सेप्ट है कि जितने भी सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं, जो स्वाद में कड़वे होते हैं, वो सभी बेस कहलाते हैं। तो ऑल substances which are bitter
इन टेस्ट कॉल्ड बेस। जितने भी सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो स्वाद में कैसे हैं, कड़वे हैं, ये सभी क्या कहलाएंगे, बेस कहलाएंगे। तो जितने भी सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो स्वाद में कड़वे होंगे वो सभी बेस कहलाते हैं। यानी बेस क्या है, तो क्लासिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो सब्सटेंसेस जो है वो स्वाद में कड़वे होते हैं उन्हें ही हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। क्या कहेंगे, बेस। ध्यान देना कि बेसिस जो होते हैं, बेसिस आर अपोजिट टू एसिड्स, अपोजिट टू एसिड्स। बेसिस जो हैं वो एसिड के अपोजिट होते हैं। जितने भी बेसिस हैं वो एसिड के अपोजिट होते हैं। बात समझ में आ गई। अब देखो बेसिस जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक तो वाटर सोल्यूबल होता है और एक वाटर इनसोल्यूबल होता है। तो जो वाटर सोल्यूबल बेसिस होते हैं, वाटर सोल्यूबल बेसिस are called alkalis। वाटर सोल्यूबल बेसिस जो होते हैं वो एल्कलीज कहलाते हैं। इन्हें हम क्षार कहते हैं। क्षार हिंदी में क्या कहेंगे, क्षार। तो जितने भी वाटर सोल्यूबल बेसिस होंगे वो सब क्या कहलाएंगे, वो सब एल्कलीज कहलाते हैं। बात समझ में आ रही है। इस चैप्टर में हम लोग जितने भी बेस की बात करेंगे वो सब कौन से बेस होंगे, सब वाटर सोल्यूबल बेस होंगे। बात समझ में आ रही है ना, इतनी चीजें क्लियर हो गई। लेकिन आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट के अनुसार बेसिस क्या है, जैसे आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट से हमने एसिड पढ़ा था वैसे ही आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट से बेसिस क्या है, ये तो बेसिस की क्लासिकल कॉन्सेप्ट है। हम इसके आधार पर सभी प्रकार के बेसों को डिटरमिन नहीं कर सकते हैं। ये तो केवल एक आइडिया है कि ये स्वाद में कड़वा है तो ऐसा है कि ये बेस है। तो टेस्ट के आधार पर क्या हर चीजों को हम टेस्ट कर सकते हैं, क्या बेसिस को हम टेस्ट कर पाएंगे, मुंह के द्वारा हम टेस्ट कर ले, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बेसिस भी जो है वो प्रोसिव नेचर के होते हैं। तो अगर मुंह में चले जाएं तो ऐसे में ये नुकसान कर सकते हैं। अगर ये एलिमेंट्री कैनाल में चले जाएं तो नुकसान कर सकते हैं। इसलिए इनको टेस्ट कर पाना बड़ा मुश्किल है। केवल कुछ ही कॉमन बेसिस जिनको, जो इडेबल हैं, जो वीक बेसिस हैं, जिनको हम खा सकते हैं, केवल उन्हीं को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये स्वाद में कड़वा है इसलिए ये बेस है। तो बेस को रियल में डिटरमिन करने के लिए जो आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट था उसके अकॉर्डिंग क्या डिफिनेशन होगी, तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस all bases are those substances which produce hydroxide ion, which produce hydroxide ion in their aqueous solution। जितने भी बेसिस हैं वो अपने एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेंगे। ध्यान देना, एसिड्स जो थी वो हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करती है, जबकि बेसिस जो हैं अपने एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेंगे। तो जितने भी सब्सटेंसेस हैं जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं वो सभी क्या कंसीडर किए जाएंगे, बेस कंसीडर किए जाते हैं। हालांकि बेस की जो ये आर्हेनियस की कॉन्सेप्ट है, ये सभी कॉन्सेप्ट जो है वो सभी जगहों पे फॉलो नहीं होती है। इसके अतिरिक्त हम लोग आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे, ब्रॉन्स्टेड और लॉरी का भी कॉन्सेप्ट है। ऐसे भी बेसिस हैं जो हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस नहीं करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस नहीं करते, फिर भी वो बेस है। जैसे अगर हम लोग सोडियम ऑक्साइड की बात करें या किसी भी मेटल ऑक्साइड की बात करें तो जितने भी मेटलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो तो बेसिक होते हैं नेचर में, हालांकि इनके अंदर कहीं OH आयन नहीं प्रोड्यूस होता है। तो ये नेचर में बेस है, ये नेचर में बेस है। बिल्कुल इसी तरह से बहुत सारे ऐसे भी कंपाउंड्स हैं जिनको हम उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के आधार पर एसिड और बेस में डिवाइड करते हैं। तो वो लुईस का कॉन्सेप्ट है। तो ब्रॉन्स्टेड और लॉरी का कॉन्सेप्ट
और लुईस का कॉन्सेप्ट आप लोग फर्दर क्लासेस में पढ़ोगे। अभी आपको केवल आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट से काम चलाना है। हालांकि एसिड और बेस को डिटरमिन करने के लिए कोई पर्टिकुलर एक कॉन्सेप्ट नहीं है कि इस कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया जाए तो एसिड और बेस डिटरमिन हो सकते हैं। जब कभी भी एसिड और बेस को डिटरमिन करना होता है, जब कभी भी डिटरमिन करना होगा तो तीनों कॉन्सेप्ट को हम लोग देखते हैं। क्या ये आर्हेनियस के अकॉर्डिंग है, क्या ये ब्रॉन्स्टेड और लॉरी के अकॉर्डिंग है, या फिर ये लुईस के अकॉर्डिंग है। तो जैसे हमने लुईस एसिड के बारे में बताया था, वैसे लुईस बेस लिखा जाता है वहां पे कि लुईस बेस है, यानी अकॉर्डिंग टू लुईस दिस गिवन कंपाउंड इज कंसीडर्ड एज अ बेस अकॉर्डिंग टू लुईस। ऐसे हम लोग ब्रॉन्स्टेड और लॉरी के अकॉर्डिंग लिखते हैं तो ब्रॉन्स्टेड बेस लिखते हैं, जिसमें हम लोग ये बताते हैं कि ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग बेस है। लेकिन अगर हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस हो रहा है तो डेफिनेटली ये आर्हेनियस के अकॉर्डिंग बेस है। आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट से इसको बेस कंसीडर किया गया है। तो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं बेसिस के, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड का हम एक्वस सॉल्यूशन बनाएं तो ये सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में टूट जाता है। जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन बनाएं तो ये पोटेशियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में टूट जाता है। जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का हम एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं तो ये मैग्नीशियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में टूट जाता है। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन बनाएं तो ये कैल्शियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में टूट जाता है। जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन बनाएं तो ये अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में डिसएसोसिएट हो जाता है। तो अगर हम देखें तो इतने सारे बेसिस में कौन सी चीज कॉमन है? OH आयन। सभी के अंदर OH आयन पाया जाएगा। तो OH आयन या हाइड्रोक्साइड आयन इज कॉमन अमंग ऑल बेसिस। जितने भी बेसिस हैं उन सब में एक चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है OH आयन। तो नोट करिए फटाफट इसको। फिर हम लोग बात करते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस और वीक बेसिस के बारे में और इनको पहचानने की कोशिश करते हैं कि कौन से बेसिस जो हैं वो स्ट्रॉन्ग बेसिस है और कौन से बेसिस वीक बेसिस है। बिठा लें। प्रिपरेशन पे आप सभी लोग ध्यान देते रहें, क्योंकि अभी कल की न्यूज है कि बोर्ड एग्जाम्स होंगे। कल PMO प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से न्यूज आई है कि आप सभी लोग अपने एग्जामिनेशंस की तैयारी करें। बोर्ड एग्जामिनेशंस अब की बार सेल्फ सेंटर होगा। सेल्फ सेंटर मतलब जिस स्कूल में आपका एडमिशन है उसी स्कूल पे आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस कंडक्ट कराए जाएंगे। तो इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए, प्रिपेयर करते रहिए। आप लोग जिस भी माध्यम से आप लोगों को पढ़ने के लिए मिल रहा है, कोई भी माध्यम हो, अगर आपको कोचिंग क्लासेस मिल रहे हैं तो कोचिंग क्लासेस करिए, अगर आपको वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं तो वीडियो लेक्चर्स करिए, अगर आपको डायरेक्ट ऑनलाइन मिल रहा है तो डायरेक्ट ऑनलाइन करिए। अपनी बुक्स वगैरह अगर नहीं खरीदे अब तक तो खरीद लीजिए और स्टडी पे फोकस करिए। ये फाइनल है कि फाइनल एग्जाम्स क्लास 10th के और 12th के होने हैं। एनी हाउ इसमें आपको कोई भी जो है वो छूट नहीं मिल सकती है या कोई भी सुविधा नहीं मिल सकती है। और डेफिनेटली जान लीजिए एग्जामिनेशंस जो है वो बहुत इजी नहीं होंगे इस बार, क्योंकि ये सभी देखने की कोशिश करेंगे कि स्टूडेंट्स ने कितनी पढ़ाई की है इस ड्रास्टिक टाइम में, इस समय में उसने कितनी पढ़ाई की है। हालांकि गवर्नमेंट का भी ज्यादा से ज्यादा जोर रहा है कि ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाएं, जैसा कि सभी स्कूल करवा रहे हैं, लेकिन ये स्टूडेंट्स की लापरवाही है जो वो इन क्लासेस को ज्वाइन नहीं कर रहा है और ना ही पढ़ रहा है। तो आप लोग इस बात से अश्योर हो लीजिए कि आप लोगों को करना क्या है, फर्दर क्लासेस में जाना है या फिर इसी क्लास में ही रहना है, ये फैसला आपके हाथ है। तो घर पे आप लोग पढ़ाई करिए,
कहीं से कभी भी कहीं भी कोई भी स्कूल खुलने की सूचना नहीं आ रही है, कहीं भी चर्चाएं नहीं हो रही हैं। यहाँ तक कि स्टूडेंट जो है वो कंपार्टमेंट एग्जामिनेशंस का भी विरोध कर रहे हैं। अभी कल बहुत सारे स्टूडेंट्स ने होर्डिंग और बैनर पोस्टर बनाया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि जो है वो कंपार्टमेंट एग्जामिनेशंस को कैंसिल कराया जाए, जबकि कोर्ट ने इस पे आदेश को खारिज कर दिया है। उसने कहा कि नहीं, कंपार्टमेंट एग्जामिनेशंस होने चाहिए। तो अगर कंपार्टमेंट एग्जामिनेशंस होते हैं तो अच्छी बात है, नहीं होते हैं तो लॉस स्टूडेंट का ही है, 1 साल उसका भी जाएगा और फिर से वो प्राइवेट फॉर्म भरेगा। तो फिलहाल कुल दे करके मामला ये है कि आप लोगों को जो भी माध्यम पढ़ने का मिल रहा है उस माध्यम से पढ़ाई करिए, कंटिन्यू करिए। घर पे रह ही रहे हैं, घर पे निकलना है नहीं, तो घर पे जो समय मिल रहा है उस समय का यूटिलाइजेशन करिए। ज्यादा से ज्यादा आप लोग फोकस करिए अपनी स्टडी पे और स्टडी को कंटिन्यू रखिए। तो आइए देखते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस और वीक बेसिस। वीक बेसिस एंड strong bases, weak bases and strong bases। weak base क्या है और strong base क्या है? जैसा कि हम लोगों ने एसिड्स में पढ़ा था, बिल्कुल सिमिलर डेफिनेशन यहां भी है वीक बेस की। वीक बेस क्या है? वीक बेस तो those bases which partially ionize in their aqueous solution and produces less number of hydroxide ions are called weak bases। ऐसे सभी बेसिस जो पार्शियली आयनाइज होते हैं अपने एक्वस सॉल्यूशन में और लेस नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं, ये वीक बेस कहलाते हैं। दूसरी चीज स्ट्रॉन्ग बेस क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस तो डेफिनेटली इसका अपोजिट होगा, जो कंप्लीटली आयनाइज होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं। तो those bases which completely ionize in their aqueous solution and produces large number of hydroxide ions are called strong bases। इन्हीं को क्या कहेंगे? तो स्ट्रॉन्ग बेस कहेंगे। वीक बेस क्या होते हैं? जो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं? वीक बेस। और जो लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेंगे उनको क्या कहेंगे? स्ट्रॉन्ग बेसिस। बात समझ आ रही है? तो अगर NaOH को देखें, NaOH it completely ionizes into Na ion and OH ion and produces large number of hydroxide ion, तो these are strong base। ये strong base है, strong base। लेकिन अगर यहीं पे हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, जिसको हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, अगर इसकी बात करें तो मैग्नीशियम +2 आयन एंड 2 OH आयन, ये एक वीक बेस है। ठीक इसी तरह से अगर KOH की बात करें तो ये अपने एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली आयनाइज होता है और पोटेशियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन निकालता है। पोटेशियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन निकालता है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस। अगर यहीं पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड की बात करें
तो ये अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है। ये वीक बेस है, ये वीक बेस है। अब आप लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा है, उठ रहा होगा, लेकिन पूछने की जरूरत है नहीं, पूछ तो सकते ही नहीं है कि कैसे पता चला कि यहां पे लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं या लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं। हम ये कैसे जान पाए कि यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन है यानी ये स्ट्रॉन्ग बेस है, या यहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन है ये वीक बेस है, या यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोनियम आयन है तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, या फिर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्साइड आयन है, वो हाइड्रोनियम आयन है तो ये एक वीक एसिड है। इस बात का हम पता कैसे लगाए? तो हालांकि ये चीजें आप अभी यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे कि कैसे हम इसमें ये पता लगा सकते हैं कि कौन स्ट्रॉन्ग बेस है कौन वीक बेस है। यहाँ पे आपको कुछ पर्टिकुलर बेसिस को याद रखना होगा क्योंकि आप इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, यहाँ पे आपको कैलकुलेशंस नहीं बताया जाएगा। ये चीजें आपको 11th में बताई जाएगी जिसमें हम लोग देखते हैं गुलबर्ग और वॉगे का लॉ देखते हैं, जिसके आधार पर हम लोग निकालते हैं डिसएसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड एंड डिसएसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ ए बेस। दोनों चीजों को हम लोग निकालेंगे, जो डिसएसोसिएशन कांस्टेंट एसिड का होता है और बेस का। तो जिसका डिसएसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा होता है वो स्ट्रॉन्ग होगा, जिसका कम होता है वो क्या होता है? वीक होता है। तो कैसे निकाल लेते हैं? सबसे पहले एक देखते हैं कि NaOH से बना क्या? Na आयन और क्या बना? OH आयन। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं, K इक्विलिब्रियम ये हो जाता है Na आयन का कॉन्सेंट्रेशन इनटू OH आयन का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन NaOH का कॉन्सेंट्रेशन इनटू H2O का कॉन्सेंट्रेशन। फिर K इक्विलिब्रियम दैट इज इनटू H2O का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू Na आयन का कॉन्सेंट्रेशन इनटू OH आयन का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन NaOH का कॉन्सेंट्रेशन। इतना मिलकर कर Kb बनता है। Kb क्या है? Kb इज द डिसएसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। ये डिसएसोसिएशन कांस्टेंट है किसका? बेस का। बेस का डिसएसोसिएशन कांस्टेंट दैट इज इक्वल टू Na आयन कॉन्सेंट्रेशन इनटू OH आयन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन NaOH का कॉन्सेंट्रेशन। ये इस तरह से। तो अब Na आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है सॉल्यूशन के अंदर ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। OH आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है ये भी दिया रहेगा। NaOH का कॉन्सेंट्रेशन कितना है ये भी पता रहेगा। तो आप Kb निकाल पाओगे। तो Kb की वैल्यू अगर ज्यादा होती है इसका मतलब क्या हुआ कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कंप्लीटली आयनाइज हो रहा है और लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस हो रहा है, तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो वैल्यू ऑफ Kb डिसाइड द बेस, यही बेस को डिसाइड करता है। अगर Kb की वैल्यू ज्यादा है तो स्ट्रॉन्ग बेस है, अगर Kb की वैल्यू कम है तो वीक बेस है, वीक बेस। इसी से हम डिसाइड कर सकते हैं। तो ये चीजें आप 11th में पढ़ोगे, बहुत सारी चीजें पढ़नी होंगी तब जाकर के इन चीजों पे आप पहुंचेंगे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है गुलबर्ग और वागे लॉ। चलिए अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। बेसिस की प्रॉपर्टीज क्या हैं? कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो बेस शो करते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। क्या क्या प्रॉपर्टी है बेसिस की? कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं बेसिस की? तो सबसे पहला कि बेसिस हैव बिटर टेस्ट। बेसिस का जो टेस्ट होता है ये कैसा होता है? बिटर होता है, कड़वा होता है। दूसरी चीज, बेसिस feels soapy
bases feels soapy in touch. अगर हम लोग बेसिस को टच करते हैं तो ये स्मूथ लगते हैं, साबुन जैसे स्लिपरी होते हैं। तो बेसिस जो है वो कैसे होंगे, सोपी होते हैं टच में। और क्या करते हैं, बेसिस टर्न्स रेड लिटमस, बेसिस टर्न्स रेड लिटमस किसमें, टू ब्लू। बेसिस रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। अब अगर इनके रिएक्शंस देखें तो रिएक्शंस में क्या है कि बेसिस रिएक्ट विथ सम मेटल्स, बेसिस कुछ मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं, क्या बनाएंगे, टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। बेसिस कुछ मेटल्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। जैसे अगर मान लो हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड को जिंक से रिएक्ट कराया और इसको थोड़ा सा गर्म किया, हीट किया, तो क्या बन जाएगा, सोडियम जिंकेट, Na2Zn का ट्वाइस, Na2ZnO2, Na2ZnO2, ये सोडियम जिंकेट बनेगा और इसके साथ हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। सोडियम जिंकेट, और सोडियम जिंकेट है क्या, ये साल्ट है, नाम क्या है, सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट का साल्ट बनेगा और क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस। यानी एसिड की तरह से बेस भी जो है वो किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। आइए और देख लेते हैं प्रॉपर्टीज क्या है अगली प्रॉपर्टीज कि बेसिस रिएक्ट विथ एसिड to form salt and water. Neutralization reaction. Bases react with acid to form salt and water. Bases जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और साल्ट और वाटर बनाते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कोई भी बेस जो होगा वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करने के बाद क्या करता है, साल्ट और वाटर बनाता है, यानी बेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये सोडियम सल्फेट का साल्ट बनता है और क्या बन जाएगा, वाटर। ये सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट का साल्ट बनेगा और क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। बात समझ में आ रही है, ये चीज हम लोगों ने एसिड में भी पढ़ी थी। ठीक इसी तरह से अगर हम लोग KOH को, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को अगर HCl से रिएक्ट कराते हैं तो ये KCl और H2O बन जाता है, यानी पोटेशियम क्लोराइड बनता है और इसके साथ क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। तो इस तरह से बेसिस जो होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस देते हैं। तो हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा भी किया था कि एक्चुअल में न्यूट्रलाइजेशन होता क्या है। तो एक्चुअल में न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, देखो, एसिड प्रोड्यूसेस H ion and base produces OH ion. So when H ion and OH ion and OH ion combine to form water, यही क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा।
एक्चुअल में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है वो वाटर के फॉर्मेशन को कहते हैं। यानी HIN कहां से, फ्रॉम एन एसिड, प्लस OHIN कहां से, फ्रॉम ए बेस, दोनों कंबाइन हुए क्या बना, H2O, और यही है न्यूट्रलाइजेशन, यही न्यूट्रलाइजेशन होता है। अगली प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं कि बेसिस रिएक्ट विथ नॉन मेटल, बेसिस रिएक्ट विथ नॉन मेटल, बेसिस जो होते हैं वो नॉन मेटल से रिएक्ट करते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड से, नॉन मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करते हैं, क्या बनाएंगे, टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर, ये साल्ट और वाटर बनाते हैं। तो कोई भी बेस ले लें, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, अगर इसको कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कराएं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और इसके साथ क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। जबकि कैल्शियम कार्बोनेट क्या चीज है, ये साल्ट है, साल्ट और वाटर बन जाते हैं। तो ये था बेसिस की प्रॉपर्टीज, कि बेस की प्रॉपर्टी क्या चीज होती है। तो इन सारी चीजों को आप लोग नोट करिए, ज्यादा से ज्यादा अपनी कॉपी पे नोट करके इसको प्रिपेयर करिए, सारे रिएक्शंस अपडेट होने चाहिए। और फिर हम लोग अब बात करेंगे कि अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा वो ये पढ़ा कि डाइल्यूट एसिड क्या होती हैं और वीक एसिड्स क्या, डाइल्यूट एसिड क्या होती है, कॉन्सेंट्रेट एसिड्स क्या होती हैं, वीक एसिड क्या होती है और स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं, वीक बेस क्या होते हैं और स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होते हैं। ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी अभी तक। अभी हम लोग ये क्लियरली नहीं बता पाएंगे कि किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ क्या है, किसी भी बेस की स्ट्रेंथ क्या है, किस स्ट्रेंथ तक के एसिड और बेसिस जो होते हैं वो वीक होते हैं और किस स्ट्रेंथ तक के एसिड और बेसिस जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बेसिस या स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहे जाते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि हाउ कैन वी डिटरमिन द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस, किसी भी एसिड या बेस की स्ट्रेंथ को हम कैसे डिटरमिन कर सकते हैं। हम लोग पढ़ेंगे सोरेनसन के बारे में, जिन्होंने एक स्केल डिवाइस किया था, एक स्केल डिजाइन किया, जिस स्केल को हम लोग पीएच स्केल कहते हैं, और इस पीएच स्केल के आधार पर हम किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ को या बेस की स्ट्रेंथ को डिसाइड कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। हम लोग पढ़ेंगे जहां पे स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड एंड बेस बाय यूजिंग पीएच स्केल। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए, तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए। जरा ध्यान से सुनो ना, फिर बाद में ना रोना, थोड़ी केयर तो करो ना।